India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, आप देख रहे हैं कोर्ट्स राउंड अप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़ी हुई तमाम छोटी बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। कोर्ट की कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट तक के फैसलों को आपके सामने रखेंगे। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले नजर डाल लेते हैं सुर्खियों पर। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के निजी इस्तेमाल पर एकीकृत वस्तु और सेवा कर लगाने का फैसला असंवैधानिक करार। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश पर लगाई रोक। कोरोना काल में अनाथ हुए 1742 बच्चे, सुप्रीम कोर्ट को दी गई जानकारी। कोर्ट ने राज्यों को दिया निर्देश, बच्चों की पहचान करें और देखभाल के लिए कदम उठाएं। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा, अवकाश पीठ के सामने लाए गए 95% मामले तुच्छ, राष्ट्रीय महत्व के मामलों से हटा रहे हैं ध्यान। यूएपीए कानून के तहत जेल में बंद सिद्दीकी कंपन ने मथुरा कोर्ट में डाली जमानत अर्जी। एफआईआर में आरोपों को मनगढ़ंत बताया, कहा सबूत नहीं होने के बावजूद मामले दर्ज किए गए। India Legal presents Courts Roundup. सुप्रीम कोर्ट ने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के व्यक्तिगत इस्तेमाल पर एकीकृत वस्तु और सेवा कर या जीएसटी लगाने को असंवैधानिक करार देने के दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। केंद्र सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की, जिस पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाते हुए नोटिस जारी किया। दरअसल वित्त मंत्रालय की अधिसूचना में कहा गया था कि व्यक्तिगत उपयोग के लिए आयातित ऑक्सीजन कंसंट्रेटर पर 12% आईजीएसटी देना होगा, चाहे वो उपहार या अन्य किसी तरीके से आया हो। दिल्ली हाईकोर्ट आईजीएसटी को लेकर दिए अपने फैसले में यह भी निर्देश दिया था कि आयातक को लिखित रूप से देना होगा कि उन्होंने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर का आयात व्यक्तिगत उपयोग के लिए किया या कि वाणिज्यिक इस्तेमाल के उद्देश्य से किया है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के उस फैसले पर रोक लगा दी जिसमें व्यक्तिगत उपयोग के लिए आयातित ऑक्सीजन कंसंट्रेटर पर लगाए गए एकीकृत वस्तु और सेवा कर या आईजीएसटी को असंवैधानिक घोषित किया गया था। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एमआर शाह की अवकाश पीठ दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ वित्त मंत्रालय द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई कर रही थी। पीठ ने कहा कि मंत्रालय ने अपनी याचिका में बहस योग्य सवाल उठाए हैं। पीठ ने आदेश में कहा कि जीएसटी परिषद ने कोविड-19 राहत के लिए जीएसटी छूट के मुद्दे पर विचार करने के लिए मंत्रियों के एक समूह का गठन किया है और ये समूह 8 जून को अपनी रिपोर्ट देगा। अब जस्टिस चंद्रचूड़ ने बताया कि केंद्र ने पहले ही सरकारी एजेंसी द्वारा आयातित ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के लिए आईजीएसटी से छूट दी है, तो अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि ये एक अलग उद्देश्य के लिए था। इस प्रकार की छूट का उद्देश्य राज्य एजेंसी द्वारा आयात किए गए कंसंट्रेटर को गरीब और जरूरतमंद लोगों में वितरित करना था। जस्टिस शाह ने कहा कि यह बहस का विषय है कि क्या संविधान का अनुच्छेद 14 कराधान नीति के मुद्दे पर लागू होता है। उन्होंने ये भी कहा कि हाईकोर्ट छूट के उद्देश्य में नहीं गया है। अटॉर्नी जनरल के सबमिशन को ध्यान में रखते हुए बेंच ने नोटिस जारी करते हुए स्थगन आदेश पारित किया। 4 हफ्ते के भीतर नोटिस का जवाब देना होगा। पीठ ने आदेश में कहा, अटॉर्नी जनरल ने प्रस्तुत किया कि जीएसटी परिषद की 21 मई की बैठक में ये निर्णय लिया गया था कि कोविड राहत पर और छूट की आवश्यकता की जांच के लिए मंत्रियों को एक समूह का गठन किया जाएगा। वे 8 जून को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे और प्रस्तुत किया गया कि हाईकोर्ट का आदेश विशुद्ध रूप से नीतिगत मामले में हस्तक्षेप है। ये प्रस्तुत किया गया कि ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के लिए जो छूट दी गई वो एक अलग वर्गीकरण के लिए है। बहस योग्य प्रश्न उठाए गए हैं। 21 मई को हाईकोर्ट के जस्टिस राजीव शखधर और जस्टिस तलवंत सिंह की खंडपीठ ने उक्त फैसला सुनाया था। हाईकोर्ट ने नोट किया था कि केंद्र ने सरकारी एजेंसी द्वारा आयातित ऑक्सीजन कंसंट्रेटर पर आईजीएसटी की छूट दी है।
इस पृष्ठभूमि में विदेशों से उपहार के रूप में आयातित किए गए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर को छूट का लाभ नहीं देना मनमाना और अनुचित है। हाईकोर्ट के इस तथ्य पर भी ध्यान दिया गया कि कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के दौरान चिकित्सा ऑक्सीजन की तीव्र कमी से पैदा हुए संकट की पृष्ठभूमि में केंद्र द्वारा छूट अधिसूचना जारी की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट। और इसी बाबत आगे की जानकारी देने के लिए अधिवक्ता शिवम शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिवम जी, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाई है। कोर्ट ने फैसला रद्द करने का कारण क्या बताया है? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस मामले में पीठ ने कहा है कि न्यायालय ने अपनी याचिका में बहस के योग्य सवाल उठाए हैं। पीठ ने आदेश में कहा कि जीएसटी परिषद में कोविड-19 जांच के लिए जीएसटी छूट के मुद्दे पर विचार करने के लिए मुद्दों के समूह का गठन किया है और ये समय 8 जून को अपनी रिपोर्ट देगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस मामले में पीठ ने आदेश में कहा कि अटॉर्नी जनरल ने प्रस्तुत किया कि जीएसटी परिषद की 21 मई की बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि कोविड राहत पर छूट की आवश्यकता की जांच के लिए मंत्रियों के एक समूह का गठन किया जाएगा। वे 8 जून को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। यह प्रस्तुत किया गया है कि हाईकोर्ट का आदेश विशुद्ध रूप से व्यक्तिगत मामले में हस्तक्षेप है। यह प्रस्तुत किया गया है कि ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के लिए जो छूट दी गई है वह एक वर्गीकरण के लिए है। ऐसे योग प्रश्न उठाए गए हैं। देखिए, हाईकोर्ट ने यह कहा कि हमारे विचार में इस आशय की घोषणात्मक राहत दी जा सकती है कि व्यक्तिगत उपयोग के लिए उपहार के रूप में प्रयास किए जाने वाले ऑक्सीजन कंसंट्रेटर पर आईजीएसटी लगाने अर्थात संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शिवम शर्मा जी इस सारी जानकारी के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने वाईएसआर कांग्रेस के असंतुष्ट सांसद के रघुराम के कथित आपत्तिजनक भाषण प्रसारित करने वाले TV5 और ABN आंध्र ज्योति के खिलाफ देशद्रोह के केस में दंडात्मक कार्रवाई करने से आंध्र प्रदेश पुलिस को रोक दिया है। साथ ही सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अब समय आ गया है कि जब राष्ट्रद्रोह की सीमा तय करनी होगी। भारतीय दंड विधान में शामिल देशद्रोह की धारा के तहत केस दर्ज करने के बढ़ते मामलों के बीच सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी बात कह दी। शीर्ष कोर्ट ने कहा कि समय आ गया है जब हम देशद्रोह की सीमा को परिभाषित करें। कोर्ट ने ये टिप्पणी आंध्र प्रदेश के 2 तेलुगु चैनलों के खिलाफ कार्रवाई पर रोक लगाते हुए की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आंध्र प्रदेश सरकार को निर्देश दिया गया है कि उसे समाचार चैनलों TV5 और ABN आंध्र ज्योति के खिलाफ कोई कठोर कदम नहीं उठाना चाहिए। न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ ने कहा, आंध्र प्रदेश सरकार चैनलों के खिलाफ देशद्रोह के मामले दर्ज कर उनको दबा रही है। ये समय है कि अदालत देशद्रोह को परिभाषित करे। सुप्रीम कोर्ट ने सांसद के रघुराम के कथित आपत्तिजनक भाषण प्रसारित करने पर राजद्रोह के आरोप का सामना कर रहे समाचार चैनलों की याचिकाओं पर आंध्र प्रदेश सरकार से 4 हफ्तों में जवाब भी मांगा है। जस्टिस DY चंद्रचूड़, L नागेश्वर राव और S रविंद्र भट्ट की पीठ ने कहा कि प्रथम दृष्टया ये FIR मीडिया की आजादी को खत्म करने की कोशिश है। इन चैनलों के खिलाफ राजद्रोह सहित विभिन्न अपराधों के लिए आरोप लगाए गए हैं। इस पीठ में न्यायमूर्ति L नागेश्वर राव और न्यायमूर्ति S रविंद्र भट्ट भी शामिल हैं। पीठ ने ये भी स्पष्ट किया कि उस FIR से संबंधित समाचार चैनलों के कर्मचारियों के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी। शीर्ष कोर्ट ने कहा कि हमारा मानना है कि भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों 124A राजद्रोह और 153 विभिन्न वर्गों के बीच कटुता को बढ़ावा देना की व्याख्या की जरूरत है, खासकर प्रेस और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मुद्दे पर। समाचार चैनलों ने आंध्र में सत्तारूढ़ वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के बागी सांसद के रघुराम कृष्ण राजू के आपत्तिजनक भाषण का प्रसारण किया था। इसलिए राज्य सरकार ने उन चैनलों के खिलाफ देशद्रोह का आरोप लगाया था। सांसद राजू अपनी ही सरकार की कोविड नीतियों की आलोचना कर रही हैं। इस पर वाईएसआर कांग्रेस सरकार ने राजू को भी देशद्रोह के आरोप में केस दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। राजू को 21 मई को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है। आंध्र के दोनों समाचार चैनलों ने ये कहते हुए सुप्रीम कोर्ट की याचिका दायर की थी कि आंध्र सरकार ने हाल ही में कोर्ट द्वारा दिए गए उस आदेश का उल्लंघन किया जिसमें सरकारों को कोविड महामारी से संबंधित शिकायतें करने वाले नागरिकों को दंडित नहीं करने का निर्देश दिया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट। कोरोना संकट काल में लाखों लोगों ने अपनों को खोया है, लेकिन सबसे बड़ा दुखों का पहाड़ छोटे बच्चों पर टूटा। नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स द्वारा सुप्रीम कोर्ट में कोरोना काल में अनाथ हुए बच्चों को लेकर जानकारी दी गई।
आंकड़ों के मुताबिक मार्च 2020 के बाद देश में कुल 1742 बच्चे हैं जो कि अनाथ हो गए और इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों को निर्देश दिया कि वो जल्द से जल्द अनाथ हुए बच्चों की पहचान करें और उनकी देखभाल के लिए कदम उठाएं। सुप्रीम कोर्ट ने जिला प्रशासन के निर्देश दिया कि कोरोना संकट की वजह से अनाथ होने वाले या फिर माता पिता में से किसी एक को खोने वाले बच्चों का ख्याल रखा जाए और इसके लिए किसी आदेश का इंतजार न करें। कोरोना से अनाथ हुए बच्चों पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग NCPCR ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि मार्च 2020 से अब तक 1742 बच्चों ने माता पिता को खोया है। 7464 के माता पिता में से किसी एक की मृत्यु हुई है। NCPCR के आंकड़ों के मुताबिक देश में कोरोना काल में करीब 7464 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अपने दोनों में से किसी एक अभिभावक को खोया है, जबकि इसी दौरान कुल 140 बच्चों को ऐसे ही छोड़ दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले हफ्ते ही NCPCR से आंकड़े मांगे थे कि कोरोना संकट काल में कितने बच्चे अनाथ हुए हैं। अब ये आंकड़े दिए गए हैं। NCPCR ने इस मामले में अपना हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया है। इसमें बच्चों पर नजर रखने के लिए 6 स्टेप्स के बारे में बताया गया है। जो बच्चे अनाथ हुए हैं उनमें सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश से हैं। यहाँ 318 बच्चे अनाथ हुए हैं, जबकि 104 को छोड़ दिया गया। वहीं जिन बच्चों के माँ या पिता में से कोई एक बिछड़ गया है उनमें सबसे ज्यादा बच्चे उत्तर प्रदेश से हैं, जो कि 1830 है। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले हफ्ते राज्यों से बच्चों की देखभाल को कहा था। NCPCR ने बच्चों को आर्थिक मदद की मांग की है। महामारी से संघर्ष के सबसे ज्यादा खतरनाक हालात उन बच्चों के सामने खड़े हो गए हैं जिन्होंने इस दौरान अपने पेरेंट्स को खो दिया और रिश्तेदारों के साथ है। वहीं कुछ ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने माँ और पिता में से किसी एक को खो दिया है। अब उनके सामने स्कूल फीस देने से लेकर रूटीन के खर्चों की जिम्मेदारी भी उठाने का संकट खड़ा हो गया है। वहीं सुप्रीम कोर्ट में एक मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने कहा कि ईश्वर से प्रार्थना है कि जल्द से जल्द सभी का टीकाकरण हो और उसके बाद ही सुप्रीम कोर्ट में फिजिकल हियरिंग शुरू हो। उन्होंने ये टिप्पणी एक सुनवाई के दौरान की। पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना से जान गंवाने वाले लोगों के परिवार को 4 लाख रुपए अनुग्रह राशि दिए जाने वाली याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा है। न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति MR शाह की अवकाशकालीन पीठ ने केंद्र को कोविड-19 से मरने वाले लोगों के मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने के भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद यानी ICMR के दिशा निर्देशों की जानकारी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया था। केंद्र सरकार ने हाल ही में अनाथ हुए बच्चों के लिए बड़ा ऐलान किया था। केंद्र द्वारा अनाथ बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाया जाएगा। साथ ही 18 साल होने पर बच्चों को छात्रवृत्ति मिलेगी। साथ ही 23 साल की उम्र में होने पर 10 लाख रुपए का फंड मिलेगा। इसके साथ ही सभी बच्चों को आयुष्मान भारत का कवर भी दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने केंद्र की उस अधिसूचना को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया जिसमें अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए कुछ जिलों में रहने वाले अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करने के लिए आमंत्रित किया गया है। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने याचिका में नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 को चुनौती देते हुए कहा कि केंद्र ने पहले कहा कि नागरिकता संशोधन अधिनियम पर रोक लगाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि नागरिकता संशोधन अधिनियम के नियम नहीं बनाए गए। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने एडवोकेट हारिस बीरन और एडवोकेट पल्लवी प्रताप के माध्यम से याचिका दायर की है। याचिका में कहा गया है कि IUML CA के खिलाफ शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाने वाला पहला पक्षकार था, लेकिन इससे पहले ही अधिनियम को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई थी। IUML ने विदेशी आदेश 1948 के आदेश 3A और साथ ही पासपोर्ट भारत में प्रवेश नियम 1950 के नियम 4HA को भी लोगों के बीच की आस्था और धर्म के आधार पर भेदभाव करने के लिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 21 का उल्लंघन और संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करने के आधार पर चुनौती दी है। निम्नलिखित आधारों पर इस अधिसूचना को संविधान का उल्लंघन कहा गया है।
नागरिकता संशोधन अधिनियम की धारा 5(1)(a)(g) व्यक्तियों को पंजीकरण के माध्यम से नागरिकता के लिए आवेदन करने की अनुमति देती है और अधिनियम की धारा 6 किसी भी व्यक्ति को देशीयकरण के माध्यम से नागरिकता के लिए आवेदन करने की अनुमति देती है। वहीं दोनों प्रावधान एक साथ पढ़ने पर धर्म के आधार पर आवेदकों के वर्गीकरण की अनुमति नहीं देते और इसलिए ये आदेश स्वयं प्रावधानों के विपरीत है। और नंबर 3, ये आदेश अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है क्योंकि ये व्यक्तियों को उनके धर्म के आधार पर असमान रूप से विभाजित करके एक विशेष वर्ग के लोगों को पंजीकरण और नागरिकता के लिए आवेदन करने का अधिकार प्रदान कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने मंगलवार को कहा कि अवकाश पीठ के सामने लाए गए 95% मामले तुच्छ हैं, जो राष्ट्रीय महत्व के मामलों से न्यायाधीशों का समय और ध्यान हटा रहे हैं। न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने 2 मामलों में टिप्पणी की क्योंकि अदालत ने उन याचिकाओं पर विचार करने से इनकार कर दिया जो इस आधार पर दायर की गई थी कि वे तुच्छ थे। यहां तक कि उनके सामने पेश होने वाले वकील ने सुनवाई के लिए जोर दिया और न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा कि हमें इसे प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। हमारे सामने जो भी मामले हैं उनमें से 95% तुच्छ है, जिसमें यह भी शामिल है कि ये वक्त अधिक महत्वपूर्ण मुद्दों के प्रति समर्पित कर सकते हैं। उन्होंने जारी रखा कि तुच्छ मामलों के कारण प्रणाली बेकार होती जा रही थी और जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि हम आज स्वतः संज्ञान कोविड-19 आदेश अपलोड करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा करने में असमर्थ हैं। कृपया संस्था की पवित्रता का सम्मान करें और इससे न्यायालय का समय बर्बाद होता है। साथ ही सुझाव दिया कि न्यायाधीशों का बहुत सा समय ले रहे हैं और इससे आप करदाताओं का पैसा बर्बाद कर रहे हैं। इंडियन फॉरेन मेडिकल स्टूडेंट्स वेलफेयर MCI गुरुकुल ट्रस्ट एसोसिएशन ऑफ MD फिजिशियंस ने याचिका दाखिल कर नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन या फिर NBE को कोरोना के संकट तक अपनी नियमावली में कुछ छूट देने की मांग की, जिससे विदेशी से डॉक्टर की डिग्री लेकर लौटे डॉक्टर को कोरोना आपदा में देश की सेवा करने का मौका मिले। इसके अलावा इन संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट से 2020 के पास आउट विदेशी डिग्री वाले MBBS डॉक्टर्स को स्क्रीनिंग टेस्ट पास करने से पहले इंटर्नशिप करने की इजाजत दिए जाने का आदेश केंद्र को दिए जाने की मांग की है। उनका कहना है कि एग्जाम तो बाद में भी कराए जा सकते हैं, इस दौरान कम से कम डॉक्टर्स कोरोना में अपनी सेवा तो दे ही सकें। साथ ही इन सभी डॉक्टर्स को उस इम्तिहान में ग्रेस मार्क देकर 130-35 के प्राप्तांक पर उत्तीर्ण किया जाए। याचिका में कहा गया है कि अभी नेपाल सहित तो कुछ ही देशों से पास आउट छात्रों को ही इंटर्नशिप में रियायत मिलती है। FMJSS और डॉक्टर्स को भी कोरोना की महामारी से लड़ने के काम में सरकार को अन्य डॉक्टर्स के साथ शामिल करने का भी निर्देश केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट जारी करे। सुप्रीम कोर्ट विदेशों से MBBS की डिग्री लेकर आए भारतीय डॉक्टर्स को कोविड काल में अपनी चिकित्सा सेवा देने की इजाजत देने के लिए दायर याचिकाओं पर आज सुनवाई होगी। विदेशों से MBBS की डिग्री लेकर आए भारतीय डॉक्टर्स को कोविड काल में अपनी चिकित्सा सेवा देने की इजाजत की मांग को लेकर दाखिल याचिका और सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पक्षकारों को नोटिस जारी किया। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर केंद्र सरकार और मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को नोटिस जारी कर अपना जवाब दाखिल करने के लिए कहा। हालांकि कोर्ट ने साफ किया कि कुछ स्तर पर सोचा जा सकता है, फिर भी पूरे तौर पर छूट नहीं दी जा सकती। कोर्ट ने कहा कि हम नहीं जानते कि आपने किस देश में पढ़ाई की है और आपकी शिक्षा क्या है, इसलिए स्क्रीनिंग टेस्ट होना जरूरी है। इन परिस्थितियों को देखते हुए हम परीक्षा में छूट देने के इच्छुक नहीं है, साथ ही हम स्क्रीनिंग से भी छूट के इच्छुक नहीं है। फिलहाल इस मामले पर 2 हफ्ते बाद सुनवाई होगी। LNL के संस्थापक भागीदार राजीव लूथरा और साथ ही LNL के वरिष्ठ भागीदार मोहित सराफ के बीच में कानूनी लड़ाई समाप्ति की तरफ आती हुई दिख रही है। दिल्ली हाईकोर्ट के द्वारा पारित एक आदेश में मोहित सराफ के LNL पार्टनर से प्रस्थान के लिए निम्नलिखित शर्तें निर्धारित की गई। राजीव लूथरा शनिवार से पहले मोहित सराफ को 52 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान करेंगे और पक्षों के माध्यम से बताया जा रहा है कि पक्षों के बीच मध्यस्थ न्यायीकरण के निर्णय के संदर्भ में 25 करोड़ रुपए की राशि के बिना शर्त अपरिवर्तनीय बैंक गारंटी प्रस्तुत करेंगे। मोहित सराफ LNL फर्म्स को बहाली का कोई भी अधिकार सौंप देंगे। सराफ के कारण फर्म के मुनाफे के संदर्भ में भुगतान मध्यस्थ कार्यवाही के परिणाम के अधीन होगा। सराफ अपनी स्वतंत्र प्रैक्टिस स्थापित करने के हकदार होंगे और खुद को LNL के पूर्व भागीदार के रूप में वर्णित करने के हकदार होंगे, लेकिन नई प्रैक्टिस के नाम में लूथरा या LNL नहीं होगा। लूथरा और सराफ को LNL के मुंबई और दिल्ली के मुवक्किलों, अधिवक्ताओं, कर्मचारियों के लिए प्रतिस्पर्धा करने की अनुमति दी जाएगी।
दिल्ली हाईकोर्ट के शिक्षा निदेशालय के उन आदेशों को निरस्त किया जिसमें प्राइवेट स्कूलों को निर्देश दिया गया कि वो लॉकडाउन खत्म होने के बाद भी एनुअल चार्ज और डेवलपमेंट फीस नहीं ले सकते जब तक स्कूलों में व्यक्तिगत मौजूदगी के साथ ही पढ़ाई शुरू नहीं हो जाती। हाईकोर्ट ने कहा कि निदेशालय को कोई अधिकार नहीं बनता कि वे स्कूलों को अनंत काल के लिए ऐसा करने से रोक रखें और इससे स्कूलों के साथ पक्षपात होगा, उनके कामकाज में बेतुकी बाधाएं पैदा कर सकते हैं। हाईकोर्ट ने शिक्षा निदेशालय की बीते साल 18 अप्रैल और 28 अगस्त को जारी आदेशों में संबंधित हिस्से को अवैध मानते हुए निरस्त किया। कहा कि स्कूलों को एनुअल चार्जेस, डेवलपमेंट फीस लेने से रोका जाना अवैध और डीएसई एक्ट के कानून और नियमों के खिलाफ है। हाईकोर्ट ने प्राइवेट स्कूलों की अनएडिट कमेटी की याचिका पर यह फैसला सुनाया, साथ ही कुछ निर्देश भी जारी किए ताकि स्कूल इसकी वसूली के लिए स्टूडेंट्स की पढ़ाई में बाधा न डाले। एक ऐतिहासिक फैसले में राजस्थान उच्च न्यायालय ने 1 वर्ष के लिए वार्षिक शुल्क के अग्रिम भुगतान के अलावा 3.5 साल के लिए शुल्क के बराबर बैंक गारंटी पर जोर देकर निजी और सरकारी चिकित्सा संस्थाओं द्वारा छात्रों से अग्रिम शुल्क लगाने पर रोक लगा दी। जस्टिस रामेश्वर व्यास और संगीत लोढ़ा की बेंच ने कहा है कि उन छात्रों पर जोर देना जो पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए पात्र हैं, मेधावी हैं, लेकिन पूरे पाठ्यक्रम की अवधि के लिए फीस के लिए बैंक गारंटी प्राप्त करने के लिए आवश्यक धन की व्यवस्था करने की स्थिति में नहीं है, पूरी तरीके से अनुचित होगा। कोर्ट ने कहा कि चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने वाले छात्रों से 1 साल के लिए वार्षिक शुल्क के अतिरिक्त अग्रिम शुल्क वसूल करने और प्रत्येक छात्र को बैंक गारंटी जमा करने के लिए आग्रह करने में प्रतिवादी निजी संस्थानों और राज्य सरकार द्वारा संचालित चिकित्सा तंत्र चिकित्सा संस्थानों की कार्रवाई प्रवेश के समय 3.5 साल की अवधि के लिए शुल्क के बराबर की अवधि को अवैध घोषित किया जाता है। कोर्ट ने आदेश दिया कि राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे निजी संस्थानों और संस्थानों को पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने वाले किसी भी छात्र से 1 साल के लिए शुल्क के अलावा अग्रिम शुल्क के रूप में कोई भी राशि वसूल करने से रोक दिया गया है। उन्हें निर्देश दिया जाता है कि वे प्रत्येक छात्र से पाठ्यक्रम की पूरी अवधि के लिए शुल्क के लिए बैंक गारंटी प्रस्तुत करने पर जोर न दें। हालांकि कोर्ट ने आगे स्पष्ट किया कि प्रतिवादी निजी चिकित्सा संस्थानों को इस्लामिक अकादमी के मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार किसी विशेष छात्र से बॉन्ड बैंक गारंटी मांगने के लिए स्वतंत्रता होगी। ये फैसला दीपेश सिंह बेनीवाल द्वारा दायर एक जनहित याचिका पर आया, जो मामले में व्यक्तिगत रूप से पेश हुए थे। केरल के पत्रकार सिद्दीकी कप्पन, जो कि यूएपीए और देशद्रोह के तहत अपराधों के लिए उत्तर प्रदेश में हिरासत में है, ने जमानत के लिए मथुरा की अदालत का दरवाजा खटखटाया है। कप्पन ने तर्क दिया कि उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं होने के बावजूद मामले दर्ज किए गए थे। याचिका में कहा गया है कि प्राथमिकी में बताए गए तथ्य मनगढ़ंत हैं, हेरफेर किए गए हैं। जमानत अर्जी में सिद्दीकी कप्पन ने आगे तर्क दिया है कि अक्टूबर 2020 में एक पत्रकार के रूप में अपने कर्तव्य के निर्वहन में हाथरस बलात्कार मामले पर रिपोर्ट करने के लिए हाथरस के रास्ते में उन्हें अवैध रूप से गिरफ्तार किया गया था। वो 7 महीने से अधिक समय से नजरबंद है। चार्जशीट 2 अप्रैल 2021 को दाखिल की गई थी और इसी तरह की नजरबंदी एक तरह से पत्रकारिता कार्डसाक होने के बावजूद लोगों को जानने और मीडिया के भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। उनकी गिरफ्तारी के लिए उचित रूप से संदिग्ध कुछ भी नहीं था। 5 अक्टूबर 2020 को गिरफ्तारी की तारीख को भी उसे पीटा गया था, भले ही गिरफ्तारी की तारीख पर कोई उचित आशंका थी। कथित अपराध प्रकृति में निवारक है और जमानत अधिकार का मामला था। डीके बसु के मामले में कानूनी आवश्यकताओं और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का उल्लंघन करते हुए उनकी गिरफ्तारी के बारे में न तो परिवार और न ही उनके वकीलों को सूचित किया गया था। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने मस्जिद समिति के सदस्यों की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी, जिनके खिलाफ गरीब नवाज मस्जिद के दस्तावेजों को कथित रूप से जाली बनाने के लिए प्राथमिकी दर्ज की गई, जिसे इस महीने की शुरुआत में ध्वस्त कर दिया गया था। न्यायमूर्ति अताउर रहमान मसूदी और साथ ही न्यायमूर्ति अजय कुमार श्रीवास्तव की खंडपीठ ने कहा कि याचिकाकर्ताओं के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए। राज्य को अपना प्रत्युत्तर हलफनामा दाखिल करने के लिए 3 सप्ताह का समय दिया गया है। आदेश में कहा गया है कि ये बीच प्रावधान किया गया है कि जब तक धारा 173(2) के तहत पुलिस रिपोर्ट दर्ज नहीं की जाती, तब तक याचिकाकर्ताओं पर किसी तरीके का दबाव नहीं डाला जाएगा। ये स्पष्ट किया गया है कि याचिकाकर्ता जांच में सहयोग करेंगे और आवश्यकता पड़ने पर अपनी उपस्थिति से नहीं बचेंगे। 17 मई को उत्तर प्रदेश में रामसनेही घाट तहसील में एक मस्जिद को प्रशासनिक आदेश द्वारा ध्वस्त कर दिया गया था और मस्जिद, जिसे गरीब नवाज मस्जिद के नाम से जाना जाता है, तब ढा दिया गया, जब अधिकारियों ने इसे एक अवैध ढांचा माना। मस्जिद समिति मस्जिद के मामलों की प्रभारी थी और इस साल 18 मार्च को मस्जिद कमेटी के सदस्यों द्वारा स्थानीय प्रशासन द्वारा जारी नोटिस को चुनौती देते हुए याचिका दायर की गई थी, जिसके कारण अंततः 17 मई को मस्जिद को ध्वस्त कर दिया गया था।
चलिए, कोर्ट्स राउंड अप में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए एपीएन के साथ। India Legal presents Courts Roundup.